शिक्षार्थियों और दर्शकों नमस्कार। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की ओर से मैं विवेक सिंह आज आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। शिक्षार्थियों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज हम उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भूगोल विषय के अंतर्गत बात करने जा रहे हैं और जिस विषय पर हम बात करें, जिस बिंदु पर हम बात करेंगे वो है इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म्स ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, यानी पृथ्वी के आंतरिक बलों के परिणाम स्वरूप भू आकृतियों का विकास। शिक्षार्थियों, हम पृथ्वी के जिस भाग पर रह रहे हैं, यानी हम भूपटपटी पे रह रहे हैं और वही हमें दिखता है, तो वहाँ पर होने वाली घटनाएं, वहाँ पर होने वाले परिवर्तन और उसके स्वरूपों में जो अंतर आता है वो हमें दिखता है और उसी को हम समझ पाते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी आंखों के सामने नहीं हैं, तो वो घटनाएं जब घटित होती हैं उनका भी प्रभाव इस भूपटपटी पर ही पड़ता है। तो पृथ्वी के उस परिवर्तन या उन परिवर्तनों के बारे में हमने पिछले कार्यक्रमों में बात की थी आपसे, और अब हम देखेंगे कैसे पृथ्वी का जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन आ रहा है और वो परिवर्तन क्यों आ रहा है। पृथ्वी के बारे में हमारी सामान्य धारणा होती है, एक हमारी सोच होती है कि ये एक स्थिर है, भले उसमें हम परिवर्तन देखते हैं कि वो घूम रही है, लेकिन पृथ्वी का स्वरूप स्थिर है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हम कहें तो पृथ्वी अस्थिर है, यानी अनस्टेबल है, वो असमतल भी है। आप वहाँ पर अलग अलग प्रकार के भूरूप देख सकते हैं, पर्वत देख सकते हैं, पठार देख सकते हैं, मैदान भी हैं, वैलीज़ भी हैं, रिफ्ट भी हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के भूरूप आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। ये भूरूप कैसे बने, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। साथ ही अगर आप देखें तो धरातल पर आप अलग अलग प्रकार की चट्टानें देखते हैं और वो चट्टानें जो हैं वो वास्तव में भूरूपों से भी जुड़ी हुई, यानी जो रिलेशनशिप बिटवीन रॉक्स टाइप एंड शेप ऑफ द लैंड फॉर्म्स है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि पृथ्वी के रूप में हम लगातार अंतर पाते हैं, इसमें चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन ये जो अंतर है, ये परिवर्तन है, किन शक्तियों की वजह से होता है। तो अगर हम बात करें उन फोर्सेस की जो यहाँ पर काम कर रही हैं, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस, जिन्हें हम आंतरिक बल और बाह्य बल भी कहते हैं, वो भी हमारी इस भूपटपटी पर ही परिवर्तन को लाती है। लेकिन इन सारी बातों पर हम आगे आपसे विस्तार में चर्चा करेंगे। तो इस पाठ का, यानी इस कार्यक्रम में जो प्रमुख बातें हैं जिनके बारे में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, वो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इंडोजेनेटिक फोर्सेस ट्रांसफॉर्मिंग लैंडफॉर्म्स, यानी आंतरिक बलों के कारण हमारे भूरूपों में क्या परिवर्तन आ रहा है। ये जो आंतरिक बल है या इंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं वो कितने प्रकार की हैं। इसके अलावा फोल्ड्स हैं, फॉल्ट्स हैं, ये किस प्रकार कार्य करते हैं और ये किस प्रकार के भूरूपों का निर्माण करते हैं। इसके अलावा दो प्रमुख घटनाएं जो हमें देखने को मिलती हैं, यानी वोल्केनो और अर्थक्वेक, यानी ज्वालामुखी और भूकंप। अक्सर आप इनके बारे में समाचार पत्रों में, न्यूज़ चैनल्स में सुनते होंगे, या भूकंप को तो आपने महसूस भी किया होगा। तो इन सारी बातों के बारे में आज हम इस कार्यक्रम में आपसे बात करेंगे। तो शिक्षार्थियों, सबसे पहले हम अगर बात करें, हमने ये देखा कि कैसे हमारी भूपरिपटी पर, यानी धरातल पर परिवर्तन आ रहा है और वो परिवर्तन जो है वो कैसे आता है, यानी जो लैंड फॉर्म्स हैं वो क्यों बदलते हैं। तो इनके कारण में दो प्रमुख बातें आती हैं। ये दो फोर्सेस हैं जो काम करते हैं, ये कहलाते हैं इंटरनल फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी आंतरिक बल और बाह्य बल। लेकिन ये कैसे काम करते हैं? अगर आप देखें कि आप अपने आसपास के भूरूपों को देखें तो उनमें आपको कोई खास अंतर नहीं दिख रहा होगा। वो आपको सालों से, या आपने जब से आपको याद है, वो वैसे ही हैं। लेकिन ये लगातार परिवर्तन उनमें भी हो रहा है। तो अगर हम कहें कि ये एक निरंतर प्रक्रिया है आंतरिक और बाह्य शक्तियों की, तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये जो फोर्सेस हैं वो लगातार काम करते हैं। ये कैसे काम करते हैं? अगर हम देखें तो जो आंतरिक बल हैं, वास्तव में जो उनकी शुरुआत है वो पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्रों से होती है, यानी पृथ्वी के अंतरतम से होती है। लेकिन ये जो शक्तियां हैं वो आई कहाँ से?
हमने जब हम पृथ्वी के परतों के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ हमने देखा था कि कैसे क्रोड, मेंटल और क्रस्ट, ये 3 तरह की जो परतें हैं और उनमें कैसे कैसे हम वहाँ पर गतिविधियाँ घटित होती हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों में जब अत्यधिक तापमान होता है, इस अत्यधिक तापमान की वजह से वहाँ पर जो पदार्थ हैं वो पिघलने लगते हैं, साथ ही वहाँ पर अत्यधिक दबाव भी होता है और इन सब की वजह से वहाँ पर रासायनिक प्रक्रियाएं भी होती हैं। तो ये सभी मिलकर आंतरिक बलों के लिए एक तरह से उद्गार का काम करती हैं, यानी ये सब मिलकर ही आंतरिक बलों की उत्पत्ति लाती हैं। इन सब की वजह से भी एक चीज़ ये आपको देखने को मिलेगी शिक्षार्थियों कि जो धरातल पर चट्टानें हैं वो चट्टानें भी परिवर्तित होती है, यानी आंतरिक बल हमारा जो हम जिनकी वजह से बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं वो इंटरनल हीट, केमिकल रिएक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स ऑन अर्थ सरफेस, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर ही ये आंतरिक बल कार्य करते हैं। एक और धारणा हमारी है पृथ्वी के प्रति और चट्टानों के प्रति। हम अक्सर कहते हैं कि अगर हम चट्टान के बारे में बोले तो कहते हैं कि एज हार्ड एज रॉक्स, या हम पृथ्वी के बारे में हमने कहा कि एज स्टेबल एज अर्थ, यानी वो चट्टान जैसा कठोर है और पृथ्वी जैसा वो स्थिर है। लेकिन क्या ऐसा सही है? शायद नहीं, क्योंकि पृथ्वी ना तो पूरी तरह से स्थिर है और न ही चट्टान हमेशा कठोर होती है। आपने मैग्मा के बारे में तो पढ़ा ही होगा कि कैसे जो चट्टानें हैं वो तरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाती हैं और कैसे पृथ्वी में बहुत सारी घटनाएं, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं ज्वालामुखी उद्भेदन हो रहा है। तो ये दोनों ही बातें साबित करते हैं कि ऐसा नहीं है। पृथ्वी जब से पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ, जब से वो बनी, तब से हम पृथ्वी के भूरूपों में परिवर्तन देखते आ रहे हैं। हो सकता है हमने उसको अपनी आँखों से ना देखा हो, लेकिन जो सबूत मिलते हैं, जो इसके आज आप देखें बहुत सारे हमें अवशेष मिलते हैं, वो साबित करते हैं कि पृथ्वी के स्वरूप में परिवर्तन आए हैं। महाद्वीप लगातार बदलते रहे हैं, सागरों का विस्तार पृथ्वी में अलग अलग क्षेत्रों में होता रहा है। ये सभी इन आंतरिक शक्तियों के कारण ही हुआ है। तो इसी वजह से कई बार इन आंतरिक बलों को या आंतरिक हलचलों को टेक्टोनिक मूवमेंट्स भी कहते हैं, यानी विवर्तनिक हलचल भी कहते हैं। टेक्टोन का आपने प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में सुना होगा कि कैसे पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है वो बहुत सारी प्लेटों से बना हुआ है, जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और जब भी इनमें हलचल होती है तो भूकंप या अलग अलग प्रकार की घटनाएं हमें भूपरपटी पर देखने को मिलती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स का जो नाम पड़ा वो ग्रीक वर्ड से पड़ा है, टेक्टोन से पड़ा है, जिसका अर्थ है बिल्डर्स, यानी बनाने वाला। वास्तव में जब भी इन प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट्स हुए तो ये विवर्तनिक हलचलें हुई और इनकी वजह से नए भूरूपों का निर्माण हुआ। इसी वजह से हम अक्सर देखते हैं कि जो इन प्लेटों के जो हिस्से हैं जहाँ पर ये मिलते हैं या अलग होते हैं, वहाँ पर किसी न किसी प्रकार की निर्माण की घटना होती है, यानी चाहे वहाँ पर्वतों का निर्माण हो रहा हो, पठारों का निर्माण हो रहा हो। तो इस तरह से इन प्लेट के किनारों के सहारे हमें निर्माण संबंधी घटनाएं देखने को मिलती है। यही वजह है कि जो आंतरिक क्षेत्रों से जो शक्तियां आ रही हैं इन घटनाओं की वजह से, उनको हम इंडोजेनेटिक फोर्सेस कह सकते हैं। यहाँ पर जो एक चित्र आप देख रहे होंगे, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे ये चित्र बहुत पहले की महाद्वीपों के विस्तार को दिखाता है कि कैसे पहले अलग अलग क्षेत्र का स्वरूप अलग था। समय के साथ इन शक्तियों की वजह से इनमें परिवर्तन आया और हम वर्तमान विस्तार तक पहुँचे महाद्वीपों और महासागरों के। ये जो अंतर है, ये आंतरिक बलों के कारण जो परिवर्तन देखने को मिलता है, उसके बहुत सारे उदाहरण आप भारत के साथ भी देख सकते हैं। आज हमारे देश का जो विस्तार है या जिस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का जो विस्तार है, वो आज से 6 करोड़ साल पहले नहीं था, क्योंकि तब आप देखें कि कैसे दो बड़े बड़े भूखंड, जिन्हें लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड बोलते हैं, वो थे और उनके बीच में टेथिस महासागर था। समय के साथ ये
गोंडवाना लैंड का जो मूवमेंट हुआ, जो उसका स्वरूप बदला, वो आगे बढ़ा, वो अंगारा लैंड लारेशिया की ओर चढ़ा और फिर जो टेथिस सागर था उसका जो स्वरूप है यानी उसका विस्तार है वो कम होता गया। धीरे धीरे उसमें अवसादों का जमाव हुआ और कालांतर में जो संपीड़न की वजह से यानी जब दोनों ही भूखंड एक दूसरे की ओर आ रहे थे, जो संपीड़न की शक्तियाँ बनी उनकी वजह से यहाँ पर फोल्ड हुआ और जिसकी वजह से आज हम हिमालय पर्वतमाला का विस्तार हम देख सकते हैं। तो एक तरह से एक बड़े क्षेत्र में ये विस्तार हमें या ये परिवर्तन हमें देखने को मिला। ये जो परिवर्तन हुआ इसके और भी उदाहरण आप देख सकते हैं भारत के अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे आप देखें कि जो कच्छ का रण है वहाँ पर आज भी बहुत सारे ऐसे भूखंड है जिनमें परिवर्तन के अवशेष मिलते हैं, यानी वो अपने सागरी तटों से ऊपर उठे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर आज भी आपको अवसादी शैलें मिलेंगी या वो जीव मिलेंगे जो कि समुद्र तल में रहते थे। इसके अलावा बॉम्बे हार्बर में आप देखेंगे कि कैसे वहाँ पर हमें वनों के डूबने के अवशेष मिले। महाबलीपुरम मंदिर का कई एक हिस्सा जो है वो आज भी समुद्र तट पे समुद्र के अंदर चला गया है। तो इस तरह से ये परिवर्तन साबित करते हैं कि भूरूप कभी भी ऐसे एक जैसे नहीं थे, उनमें परिवर्तन आते रहे। लेकिन ये परिवर्तन, जैसे मैं कह रहा हूँ कि भूरूपों के निर्माण संबंधी जो परिवर्तन है वो एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स की वजह से होते हैं, यानी आंतरिक बलों की वजह से होते हैं। तो ये जो आंतरिक बल है यानी एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स हैं वो कितने प्रकार के हैं, तो इसको हम मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला है स्लो मूवमेंट्स यानी मंद हलचलें, और दूसरा है सडन मूवमेंट यानी आकस्मिक हलचलें। इनका वास्तव में आप नाम से एक थोड़ा सा आकलन तो कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि हलचलें कैसी हैं, लेकिन आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं। मंद हलचलों की बात करें तो इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता वो ये है कि ये बहुत ही धीरे घटित होती है, लेकिन ये वो हलचलें हैं जो कि भूपरपटी पर सबसे ज़्यादा परिवर्तन लाती हैं। इनको घटने के लिए हजारों, सैकड़ों से लेकर हजारों साल तक लग सकते हैं और सामान्यतः एक मनुष्य के जीवन काल में ये परिवर्तन हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि ये बहुत धीरे होते हैं। इन परिवर्तनों की वजह से यानी इन शक्तियों की वजह से जो भूरूप में अंतर आ रहा होता है वो बहुत धीरे धीरे आता है। तो हम उसे आज जो घट रहा है उसे हम देख तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमें जो अवशेष मिलते हैं उनसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि पहले ये भूरूप कैसा था और आज ये कैसे हो गया है। तो वो अंतर हम देखकर अनुमान लगाते हैं कि कैसे किसी क्षेत्र विशेष में परिवर्तन आया। ये जो मंद हलचलें हैं वो भी दो तरह की होती हैं, यानी एक तो इनमें हम देखते हैं कि वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर परिवर्तन आ रहा है, दूसरा इसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है यानी क्षैतिज परिवर्तन आते हैं। तो इस तरह से ये दो तरीके की घटनाएं हमें मंद हलचलों की वजह से देखने को मिलती हैं। अब हमने मंद हलचलों के साथ बात की थी आकस्मिक हलचलों की। तो आकस्मिक हलचलें वास्तव में अचानक ही घटित होती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में कोई परिवर्तन आ गया, और इसके जो सबसे बड़े दो उदाहरण हैं उनसे तो हम परिचित ही हैं। पहला तो है ज्वालामुखी उद्भेदन यानी वोल्केनिक इरप्शन, और दूसरा है अर्थक्वेक। हम ज्वालामुखी उद्भेदन के बारे में हम खबरों में देखते हैं, समाचार पत्रों में या समाचार चैनलों में हम देखते हैं, लेकिन भूकंप को शिक्षार्थियों आपने किसी न किसी रूप में तो अनुभव किया ही होगा, क्योंकि भारत का लगभग कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर भूकंप ना आते हों। उनकी तीव्रता अलग अलग हो सकती है लेकिन वो घटित जरूर होते हैं। तो इसे आपने महसूस किया होगा। ये दोनों ही उदाहरण आकस्मिक हलचलों के हैं, यानी जब तेजी के साथ अचानक ये घटनाएं घटित होती हैं और उनकी वजह से परिवर्तन आते हैं। उनकी ये परिवर्तन कैसे आते हैं इन हलचलों से? आप देखेंगे कि जब कभी भी वोल्केनिक इरप्शन होता है तो वहाँ पर लावा बाहर आता है। वो लावा आसपास के क्षेत्र में फैलता है और उनकी वजह से कभी पर्वतों का निर्माण होता है, पठारों का निर्माण होता है, या एक बड़े क्षेत्र में लावा शील्ड बनती है, यानी एक पतली चादर जैसी बिछ जाती है। उसके अलावा भूकंप की वजह से परिवर्तन आपने देखा होगा कि कैसे पर्वतीय क्षेत्रों में लैंडस्लाइड हो जाती है। इसके अलावा नदियों के मार्गों में भी कई बार परिवर्तन आता है। अक्सर ये देखा गया है कि जब जैसे अगर ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ, जो लावा निकला वो नदी के मार्ग को रोक देता है, या जब भूकंप आया उसकी वजह से
भी नदी के मार्ग में परिवर्तन आता है, तो आकस्मिक हलचलों की वजह से ये परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। अब हमने जैसे दो मूवमेंट की बात की थी, तो मंद हलचलों में दो तरीके के मूवमेंट्स हो रहे थे, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो इनके भी अलग अलग प्रकार के वर्गीकरण हैं। आप देखेंगे अगर वर्टिकल मूवमेंट्स है यानी ऊर्ध्वाधर हलचलें हैं, तो वहाँ पर भी दो तरीके की घटनाएं होती हैं। एक तो होता है अपलिफ्टमेंट यानी ऊपर की ओर उठना, और दूसरा है सबसिडेंस यानी नीचे धंसना। वहीं पर जो क्षैतिज हलचलें हैं वहाँ पर भी दो तरीके की गतिविधियाँ होती हैं। पहला तो है संपीड़न यानी जिसे हम कंप्रेशन बोलते हैं, दूसरा है टेंशन यानी तनाव। संपीड़न यानी जब ये गतिविधियाँ एक दूसरे की ओर होती हैं, और दूसरा टेंशन यानी जब उनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। तो इस तरह से हम मंद हलचलों के भीतर भी इस तरह की अलग अलग गतिविधियाँ या मूवमेंट्स हम देख सकते हैं। अब अगर हम वर्टिकल मूवमेंट्स की बात करें, ऊर्ध्वाधर हलचलों की बात करें, तो इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये गतिविधियाँ वास्तव में पृथ्वी के अंतर से शुरू होती हैं। यानी जो आंतरिक बल है वो जो भूपर्पटी है उसको ऊपर उठाने यानी नीचे ले जाने के लिए आंतरिक बल के रूप में कार्य करता है। साथ ही एक और इसकी विशेषता है कि ये इसका विस्तार बहुत बड़ा होता है, एक बड़े क्षेत्र में होता है, और अक्सर ऐसा होता है कि हम इसका विस्तार जो है वो सैकड़ों से लेकर हज़ारों किलोमीटर की क्षेत्र में भी इसको हम देख सकते हैं। साथ ही इसमें अक्सर ऐसा होता है कि हम जो क्षैतिज शैल संस्तर है यानी जो हॉरिजॉन्टल रॉक स्ट्रेटा है उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं देखते, क्योंकि एक बड़े क्षेत्र में होता है, धीरे धीरे होता है, तो हम उस परिवर्तन को देख तो नहीं पाते, लेकिन वो परिवर्तन हो चुका होता है। अब इसमें एक इसकी जो हम अगर और विशेषताओं की बात करें तो ये मुख्य रूप से महाद्वीपों और पठारों के निर्माण से जुड़ा हुआ है। इसी कारण इसे हम कॉन्टिनेंट बिल्डिंग या प्लेट्यू बिल्डिंग मूवमेंट्स भी कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जब एक बड़े क्षेत्र में परिवर्तन आता है, यानी जो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां हैं जब वो ऊपरी शैल संस्तर में दबाव डालती हैं ऊपर उठने के लिए, तो उसकी वजह से वो क्षेत्र अपने आसपास के क्षेत्रों से ऊपर उठ जाता है और पर्वत के रूप में, माफ़ करें, महाद्वीप के रूप में या पठारों के रूप में दिखता है। तो इसीलिए इसे हम एपेरियोजेनेटिक मूवमेंट भी कहते हैं। यानी अगर हम, ये भी एक शब्द है जो कि ग्रीक भाषा से आया है। एपेरियोस का मतलब होता है कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप, यानी ये वो हलचलें हैं, वो मूवमेंट्स हैं जो कि महाद्वीपों का निर्माण करते हैं। अब ऊर्ध्वाधर हलचलें दो तरीके की भी होती हैं। एक तो जैसे हमने बात की अपलिफ्टमेंट की यानी ऊपर उठने की, दूसरी बात होती है सबसिडेंस की यानी नीचे धंसने की। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि समुद्री तट के किनारे कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि पहले तो समुद्र तल के अंतर थे लेकिन बाद में ऊपर उठ गए। आप देखें तो भारत के पश्चिमी घाट पर कई सारे ऐसे अवशेष मिलेंगे, या कच्छ के रण में ऐसे अवशेष मिलेंगे जहाँ पर वो क्षेत्र ऐसा लगेगा कि वहाँ अवसादी शैल है या जीवाश्म है या वो जीव हैं जो कि पहले समुद्र की तलहटी पर रहते थे, लेकिन आज उनके अवशेष हमें ऊपरी भाग में मिलते हैं। वहीं कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे आप सुंदरबन में देखें तो वहाँ पर आपको आग्नेय शैलों के अवशेष मिलेंगे, लेकिन वो समुद्र तल से नीचे वहाँ पर वो चीज़ें हैं, यानी वो क्षेत्र कहीं ना कहीं नीचे दब गया है। तो इस तरह से एक बड़े क्षेत्र में ये विस्तार हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये धीरे धीरे होता है। इसके साथ एक होता है कि हमें बहुत सारे अवशेष ऐसे मिले हैं, ये तो हम बात कर रहे थे कि जो क्षेत्र समुद्र तल से ऊपर आ गए हैं। वहीं पर कुछ अवशेष मिलते हैं जबकि ऐसा लगता है कि ये क्षेत्र पहले तो धरातल पर तो थे, लेकिन आज वो समुद्र तल से नीचे चले गए हैं। जैसे अगर आप देखें कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में क्रीट आइलैंड है, वहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी सभ्यता के अवशेष मिल रहे हैं जो कि आज समुद्र तल के नीचे हैं, लेकिन निश्चित रूप से वो कभी बाहर थे जब वहाँ पर एक सभ्यता पली बढ़ी। भारत में भी अगर आप देखें तो द्वारका का प्राचीन शहर का भी अवशेष सौराष्ट्र में मिला है, जो साबित करता है कि क्षेत्र पहले धरातल पर था,
लेकिन कालांतर में इन हलचलों की वजह से वो क्षेत्र समुद्र तल में चला गया। तो ऐसे बहुत सारे अवशेष मिलते हैं जो कि ऊर्ध्वाधर हलचलों का हमें अनुमान लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरी बात जो है वो है वर्टिकल जो है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की, यानी क्षैतिज हलचलों की। कई बार ऐसा होता है कि जो तनाव, जो शक्तियां हैं आंतरिक बलों की, वो क्षैतिज रूप से कार्य करती हैं रॉक स्ट्रेटा पे, यानी शैल संस्तर पे। इनमें दो तरीके की घटनाएं होती हैं। पहला तो है कंप्रेशन की, यानी संपीड़न की, और दूसरी टेंशन की, यानी तनाव की। और ये क्षैतिज रूप से कार्य करती हैं भूपरपटी पर। लेकिन ये कैसे, ये जैसे हमने दो तरह की शक्तियों की बात की, तो पहले बात करें आइए संपीड़न बल की। संपीड़न बल कैसे कार्य करता है? जब शैल संस्तर जो होता है वो क्षैतिज रूप से तो कार्य कर रहा है, लेकिन वो एक दूसरे की ओर ही वो मूवमेंट हो रहा है, यानी वो एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। यानी जब वो जब ये अगर हम कहें जो आंतरिक बल हैं वो एक दूसरे की ओर मूवमेंट कर रहे हैं, और इस वजह से वहाँ पर संपीड़न की शक्तियाँ कार्य करती हैं। लेकिन ये दो तरीके से होता है। कैसे? पहला तो जरूरी नहीं है कि जो दोनों ही शैल संस्तर हैं वो दोनों ही बढ़ रहे हो एक दूसरे की ओर। कई बार ऐसा होता है कि एक शैल संस्तर स्थिर होता है जबकि दूसरा उसकी ओर दबाव डाल रहा होता है। कई बार ऐसा होता है कि दोनों ही एक दूसरे की ओर दबाव डाल रहे होते हैं, और इस वजह से ही चाहे वो एक भाग स्थिर हो, एक भाग बढ़ रहा हो, और चाहे वो दोनों ही भाग बढ़ रहे हों, इन दोनों ही प्रकार की घटनाओं से हमें वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होता है। ये काम कैसे करता है? अक्सर आप देखेंगे कि जब भी कभी एक दूसरे की ओर कोई भूखंड बढ़ रहे होते हैं, वहाँ पर वलन का निर्माण होता है। वलन का निर्माण होते समय दो प्रकार की संरचनाएं बनती हैं। वो कहलाती हैं अपफोल्ड, यानी किसी भी भाग का ऊपरी हिस्सा, वलन का ऊपरी हिस्सा, जिसे हम एंटीक्लाइंस या अपनति बोलते हैं, और दूसरा भाग होता है डाउन फोल्ड यानी सिंक्लाइन, जिसे कि हम अभिनति बोलते हैं। ये ऊपरी और नीचे भाग मिलकर ही वलन का निर्माण करते हैं, और एक तरह से वलित पर्वतों का निर्माण होता है। भारत में देखें तो हिमालय पर्वत, इसके अलावा रॉकीज़, एंडीज़, आल्प्स, ये बहुत सारे पर्वत, और सब अगर मुख्यतः कहूँ कि जो विश्व के जो सबसे ऊंचे पर्वत हैं वो वास्तव में वलित पर्वत हैं, और इन संपीड़न की शक्तियों की वजह से ही इनका निर्माण होता है। इन्हें हम ओरोजेनेटिक मूवमेंट्स भी कहते हैं। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे दो प्रकार की घटना यहाँ पे घटित है। एक भाग है एंटीक्लाइन के रूप में, और एक भाग है अभिनत के रूप में है। समय हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से
पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने हम, अपना दीपक स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बात, कोई मन चाहा केंद्र चुने हम, अपना दीपक स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने हम, स्वयं बने हम, शिक्षार्थियों और दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका पुनः इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम इस ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कैसे वलन की शक्तियाँ कार्य करती हैं, कैसे फोल्ड बनता है। आपने देखा कि कैसे इसमें अपनति और अभिनति की एक श्रृंखला जैसी होती है, लेकिन इसको एक और उदाहरण से आइए हम समझते हैं कि कैसे ये अपनति और अभिनति बनती हैं और कैसे वलन कार्य करता है। आप ये देख रहे होंगे कि कैसे हम अलग अलग शैल संस्तर होते हैं भूपरपटी के ऊपर, जब उसमें संपीड़न की शक्तियाँ कार्य करती हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर वो एक तरीके से कार्य कर रही है, एक तरफ से वो संपीड़न की शक्ति कार्य कर रही होती है, तो आप देखेंगे कि कैसे एक जो भाग है वो स्थिर है जबकि दूसरा भाग उस पर उठ रहा है। इस तरह की घटना पे होता यह है कि एक तरफ का जो ढाल है वो तो मंद होता है जबकि दूसरी तरफ एक खड़े ढाल वाले भाग का निर्माण होता है। वहीं दूसरी ओर होता है कि जब दोनों ही तरह से संपीड़न की शक्ति कार्य कर रही होती है, तब आप देखेंगे कि कैसे एक फोल्ड जो है वो समान रूप से ढाल वाला दोनों तरीके से होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे संपीड़न की वजह से एक वलन का निर्माण होता है, और ये तो एक वलन है, यानी एक इसकी श्रृंखला जैसी बनती है, और इस तरह से हम एक पर्वतमाला के निर्माण को हम देखते हैं। ये तो बात थी फोल्ड की। फोल्ड के बाद जो दूसरी बात आती है वो आती है फोर्सेस ऑफ टेंशन की, यानी तनाव बल कैसे काम करता है। कई बार ऐसा होता है कि संपीड़न की शक्तियों के एकदम विपरीत तनाव की शक्ति काम करती है, यानी जब इस शक्ति की जो दिशा होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, यानी एक दूसरे के विपरीत होती है। वो क्षैतिज रूप से तो रहती है लेकिन वो विपरीत दिशा में तनाव की में जो आंतरिक बल है वो कार्य करते हैं, तब हम तनाव बल हमें देखने को मिलता है। इससे होता यह है कि किसी भी रॉक स्ट्रेटा की यानी शैल संस्तर की एक संरचना होती है, जब उसमें तनाव की शक्तियाँ कार्य करती हैं तो फिर उसमें दरारें और भ्रंश आते हैं। जहाँ पर ये दरार आती है वहाँ पर वो शैल संस्तर दो भागों में विभाजित हो जाता है, और इस तरह से वहाँ पर एक बड़े क्षेत्र में हमें दरार का निर्माण देखने को मिलता है। इस पूरी प्रक्रिया को भी हम फॉल्टिंग या भ्रंशन के रूप में देखते हैं, यानी इसमें जो शैल संस्तर है यानी जो चट्टानें हैं वो एक रेखा के सहारे यानी एक फॉल्ट लाइन के सहारे विभाजित होती हैं, और इस विभाजन के साथ ही वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि वो विभाजित भाग का एक हिस्सा या तो ऊपर की ओर चला जाता है या नीचे की ओर चला जाता है। आप देखेंगे कि कैसे जिस रेखा के सहारे, जिस लाइन के सहारे ये
तनाव की शक्ति कार्य करती है और विभाजन लाती है, उसे हम फॉल्ट लाइन बोलते हैं। आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि कैसे एक जो लाल रेखा है वो किसी भूखंड को दो भागों में विभाजित कर रही है। इस विभाजन में आप देखेंगे कि इसका एक हिस्सा जो है वो अपने भाग पर स्थिर है, जबकि दूसरा हिस्सा जो है वो नीचे की ओर धंसा जा रहा है। या हो सकता है कि जो एक नीचे वाला हिस्सा है वो स्थिर है, जो दूसरा भाग है वो ऊपर की ओर उठ रहा है। तो इस तरह से इस फॉल्ट लाइन के सहारे ही हमें शैल संस्तर में परिवर्तन या उनमें मूवमेंट देखने को मिलता है। इसकी वजह से अलग अलग प्रकार की भूरूपों का हमें निर्माण देखने को मिलता है, चाहे वो रिफ्ट वैली हो, जिन्हें हम दरार घाटी बोलते हैं, इन्हें ग्रैबन भी कहा जाता है। जैसे कि अगर आप भारत में देखें तो नर्मदा घाटी है, इसके अलावा नील नदी की घाटी है, ये रिफ्ट वैली के उदाहरण है। इसके अलावा ब्लॉक माउंटेन्स का भी निर्माण इसकी वजह से होता है। अगर आप इस चित्र में देखें तो आप देख पाएंगे कैसे फॉल्ट लाइन के सहारे अलग अलग मूवमेंट्स हुए हैं, यानी एक हिस्सा ऊपर है, एक हिस्सा नीचे है। जो ऊपर उठा हिस्सा है वो हॉर्स या ब्लॉक माउंटेन कहलाता है, जबकि जो नीचे धंसा हुआ हिस्सा है उसे ग्रैबन कहते हैं, यानी वो एक रिफ्ट वैली है। भारत में हॉर्स या ब्लॉक माउंटेन की बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। अगर आप देखें तो पश्चिमी घाट है या विंध्याचल पर्वत है, ये सभी ब्लॉक माउंटेन के उदाहरण, यानी इनका एक हिस्सा नीचे दरार घाटी के रूप में है और एक हिस्सा ऊपर उठकर पर्वतों का निर्माण कर रहा है। तो इस तरह से ये फॉल्ट या भ्रंश का जो निर्माण है वो हमें तनाव की शक्तियों की वजह से देखने को मिलता है। अब हम अभी तक हम बात कर रहे थे कि कैसे जो मंद हलचलें हैं, यानी जो स्लो मूवमेंट्स हैं, वो कैसे परिवर्तन लाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सडन मूवमेंट्स हैं, यानी जो कि आकस्मिक हलचलें हैं, वो हमें ज्वालामुखी और भूकंप के रूप में देखने को मिलती है। तो आइए हम ज्वालामुखी के बारे में बात करते हैं। शिक्षार्थियों, ज्वालामुखी के बारे में मुझे लगता है आप निश्चित रूप से परिचित हैं, क्योंकि अक्सर खबरों में हम इसे किसी न किसी क्षेत्र में घटते हुए देखते हैं। भारत में तो एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में हमें ज्वालामुखी की संरचना या उनका उद्गार देखने को मिलता है। तो आइए सबसे पहले जानें कि आखिर ज्वालामुखी है क्या। ज्वालामुखी वास्तव में अगर आप कहें तो एक छिद्र या एक दरार या एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र से पिघला हुआ शैल पदार्थ आता है। यानी अगर हम कहें कि जो लिक्विड मैग्मा है वो पृथ्वी के आंतरिक बलों की वजह से बाहर की ओर निकलता है और धरातल पर आता है। यहाँ पर केवल तरल पदार्थ ही नहीं निकलता। अक्सर हम सोचते हैं कि ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ और उसमें से एक लिक्विड लावा निकला, ऐसा नहीं है। उसके साथ अलग अलग तरीके के पदार्थ भी निकलते हैं, चट्टानों के टुकड़े निकलते हैं, उसके अलावा उसमें से राख निकलती है, भाप निकलती है और बहुत अलग तरीके की गैसें भी निकलती हैं। तो जब भी ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है, हम अलग अलग प्रकार के पदार्थों को ज्वालामुखी से निकलते हुए देखते हैं। ये एक ऐसी घटना है जो अचानक होती है, लेकिन कई बार ये धीरे धीरे भी होती है। चूँकि हम आगे बात करेंगे कि ज्वालामुखी के प्रकार कैसे हैं, वहाँ हम बात करेंगे कैसे ये अचानक भी घटना घटित होती है और ये धीरे धीरे भी होती है। इसके अलावा देखें कि ये ज्वालामुखी आखिर घटना घटित कहाँ होती है, ये पदार्थ निकलता कहाँ से है। तो शिक्षार्थियों, जब हम बात कर रहे थे पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र की, तो हमने देखा था कि कैसे लगभग 40 किलोमीटर की गहराई पर जो चट्टानें हैं, यानी जो रॉक्स हैं, वो पिघली अवस्था में होती हैं। जैसे जैसे हम अंदर की ओर जा रहे होते हैं, वहाँ पर अत्यधिक तापमान की वजह से जो चट्टानी पदार्थ है वो पिघल चुका होता है। लेकिन उसके साथ साथ ही जो चट्टानों की ऊपरी परतें हैं वो दबाव भी डालती हैं, यानी वहाँ पर तरल पदार्थ है, तरल चट्टान भी है और अत्यधिक दबाव भी है। कई बार ऐसा होता है कि भूपर्पटी का कोई हिस्सा कमज़ोर होता है, यानी चट्टानों का कोई हिस्सा कमज़ोर होता है या वहाँ पर दरारें होती हैं। जब ये दबाव इस तरल पदार्थ को पर पड़ता है तो यही तरल पदार्थ बाहर की ओर निकलने की कोशिश करता है और तब फिर ये हमें ज्वालामुखी उद्भेदन देखने को मिलता है। जैसे हमने कहा कि अत्यधिक तापमान है,
दबाव है, लेकिन ये तो है सभी जगह। फिर ऐसा क्यों होता है कि ये किसी विशेष क्षेत्र में ही ज्वालामुखी का उद्भेदन हमें देखने को मिलता है, यानी ज्वालामुखी वोल्केनिक इरप्शन हमें देखने को मिलता है? तो जो भूपर्पटी है वो सभी जगह एक जैसी कठोर नहीं है और मजबूत नहीं है। तो वो क्षेत्र जो अपेक्षाकृत कमज़ोर हैं, कमज़ोर क्षेत्र कौन से होते हैं? जहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट्स मिल रही हैं, या जहाँ पर दरारें हैं, या जहाँ पर पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो अपेक्षाकृत कमज़ोर है। उन सभी क्षेत्रों में ही हमें ज्वालामुखी उद्भेदन देखने को मिलता है, और ये मैग्मा और जो गैसेस हैं वो भूपर्पटी में छिद्र करके या दरार का निर्माण करके बाहर आती हैं। ये पूरी प्रक्रिया जिस वजह से हमें ज्वालामुखी उद्भेदन देखने को मिलता है उसे हम ज्वालामुखी प्रक्रिया या वल्केनिज्म बोलते हैं। यानी अंदर पिघली चट्टानें हैं, साथ ही अत्यधिक दबाव है, ऊपर भूपर्पटी में कमज़ोर क्षेत्र हैं जहाँ पर या तो दरार का निर्माण होता है या कोई छिद्र का निर्माण होता है, और इस अत्यधिक दबाव की वजह से ये जो मैग्मा है वो बाहर आकर लावा के रूप में आता है और वहाँ पर जमता है। ये पूरी प्रक्रिया ज्वालामुखी प्रक्रिया या वल्केनिज्म कहलाती है। लेकिन एक ज्वालामुखी के फीचर्स क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं? आप देखें यहाँ पर कि अगर आप इस चित्र को देखें तो आप पाएंगे कि एक तो पहले इसका जो आकार है वो कोन जैसे है, यानी शंकु के रूप में है। ये शंकु अलग अलग ज्वालामुखियों में अलग अलग आकार का हो सकता है, यानी ये बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन उसका तब भी जो स्वरूप है वो कोन के रूप में होगा। इसमें आप देखेंगे कि नीचे से ऊपर की ओर एक पाइप जाती है, जिसे कि हम वोल्केनिक पाइप बोलते हैं। साथ ही इसके शीर्ष पर एक क्रेटर है। क्रेटर यानी एक ऐसा गड्ढा जैसे होता है जहाँ पर लावा बाहर आ रहा होता है। ये मुख्य क्रेटर के सहारे इस कोन में अलग अलग छोटे छोटे क्रेटर भी हो सकते हैं अगर वो ज्वालामुखी ज़्यादा बड़ा है। साथ ही उसमें आप देखेंगे कि डाइक और अलग प्रकार की संरचनाएं भी जो कि अलग अलग उद्भेदन के दौरान बनी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही आप इसमें देखेंगे कि जो लावा का प्रवाह है वो इस कोन के ऊपरी सतह के सहारे हो रहा है, यानी उसके सहारे वो अपने आसपास के क्षेत्र में लावा फैल रहा है। तो इस तरह से हम एक ज्वालामुखी में इस प्रकार के हम घटनाएं या स्वरूप हम देख सकते हैं। अब ज्वालामुखी के प्रकार कैसे हैं? अगर आप देखें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन के बेस पर, यानी उद्भेदन के समय के आधार पर इसको हम 3 रूपों में बांटते हैं। मैं ये पहला प्रकार बता रहा हूँ, हम आगे अलग अलग प्रकार की बात करेंगे अलग अलग आधारों पर। तो लेकिन ये पहला जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन। इसमें 3 तरह के हैं। पहला है एक्टिव वोल्केनो, दूसरा है डोरमेंट वोल्केनो और तीसरा है एक्सटिंक्ट वोल्केनो, यानी सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और विलुप्त ज्वालामुखी। आइए हम इनके बारे में विस्तार से बात करें। जो सबसे ज़्यादा प्रभाव जिसका पड़ रहा है वो सक्रिय ज्वालामुखी का ही है, क्योंकि हम उसके उद्भेदन को देख रहे होते हैं, वो हमारे आसपास घट रहा होता है। एक्टिव वोल्केनो वो हैं जिनमें उद्गार की जो गतिविधियां हैं, यानी जो इरप्शन है वो अभी हो रहा है या अभी कुछ समय पहले ही हुआ है, और उसमें जो वल्केनिज्म है यानी जो ज्वालामुखी प्रक्रिया है वो अभी भी घट रही है। ये उस प्रकार के ज्वालामुखी, यानी वहाँ पर अभी भी तरल मैग्मा बाहर आने का प्रयास कर रहा है और वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में भूगर्भीय गतिविधियाँ घटित हो रही हैं। अगर हम देखें तो एक बड़े क्षेत्र में ऐसे ज्वालामुखियों का विस्तार है। चाहे आप देखें तो भूमध्यरेखीय क्षेत्र में स्टाम्बोली है, इंडोनेशिया में क्राकाटोआ है, फिलिपाइन में मेयो है, उसके अलावा हवाई आइलैंड में मौना लोआ है, और भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि बंगाल की खाड़ी में है, बैरन आइलैंड के रूप में। तो ये इस तरह से कुछ सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं जो विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए हैं। दूसरा जो ज्वालामुखी है वो है डोरमेंट वोल्केनो, यानी प्रसुप्त ज्वालामुखी। ये वो ज्वालामुखी है जिनमें वर्तमान में तो ज्वालामुखी की घटना नहीं घट रही है, कोई उद्भेदन नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें अभी भी भूगर्भीय घटनाएं हो रही हैं और इसमें कभी भी हो सकता है, यानी ये
समाप्त नहीं है, इसमें अभी भी अंदर किसी न किसी रूप में घटनाएं घटित हैं। हाँ, वो बाहर उसमें लावा का प्रस्फुटन नहीं हो रहा है। इसी वजह से इसको स्लीपिंग वोल्केनोज भी कहते हैं, यानी कोई चीज़ सो रही है और उसमें कभी भी वो घटना घट सकती है, यानी कभी भी ये उद्भेदन हो सकता है। अगर हम देखें तो इटली में विसुवियस ज्वालामुखी, साउथ अमेरिका में कोटापैक्सी ज्वालामुखी इसके प्रमुख उदाहरण हैं, जिनमें पिछले कुछ हो सकता है कुछ 100 सालों में घटना हुई है, वो अभी सक्रिय नहीं है, पर कभी भी उद्भेदन हो सकता है। उद्गार के आधार पर जो तीसरा प्रकार है वो एक्सटिंक्ट वोल्केनोज का है, यानी विलुप्त ज्वालामुखी का है। इसमें अभी ज्ञात इतिहास में ज्वालामुखी का उद्भेदन नहीं हुआ है, यानी हम इसको जहाँ तक ज्ञान है वहाँ पर उद्भेदन नहीं हुआ है, लेकिन प्राचीन काल में था, यानी उसकी जो संरचना है वर्तमान में है, लेकिन उद्भेदन वहाँ पर समाप्त हो चुका है। वहाँ पर किसी प्रकार की भी भूगर्भीय घटनाएं नहीं हो रही हैं। अगर इनके दो प्रमुख उदाहरण देखें तो म्यांमार का माउंट पोपा और तंजानिया का किलिमंजारो दो प्रमुख उदाहरण हैं। आपने शायद किलिमंजारो ज्वालामुखी कई बार फोटो में देखा भी होगा कि किस प्रकार वहाँ पर आसपास किसी प्रकार की भी घटनाएं वर्तमान ज्ञात यानी पिछले ज्ञात इतिहास में नहीं हुई हैं। अब जो दूसरा वर्गीकरण का आधार है वो उद्गार की रीत के आधार पर, यानी मोड ऑफ इरप्शन के आधार पर है। इस आधार पर ज्वालामुखी दो प्रकार के हैं। पहला है सेंट्रल टाइप, दूसरा है फिशर टाइप, यानी केंद्रीय उद्भेदन और दरारी उद्भेदन। शिक्षार्थियों, हमने शुरू में जैसे बात की, हम बात कर रहे थे कि एक तो ज्वालामुखी का उद्भेदन छिद्र के आधार के से हुआ या किसी दरार के सहारे वो लावा बाहर निकल रहा है, ये उसी प्रकार का वर्गीकरण है। अगर हम केंद्रीय उद्भेदन में देखें तो किसी एक छिद्र के सहारे ही ज्वालामुखी का उद्भेदन हो रहा है, यानी वहाँ पर एक क्रेटर है और उसके दोनों तरफ एक कोन का आकार है, यानी शंकु का आकार है, एक शंकुआकार पहाड़ी का निर्माण हुआ है और उसके बीच में क्रेटर से ज्वालामुखी का उद्भेदन हो रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि इसमें से जो पदार्थ निकलते हैं वो आसपास के क्षेत्रों में ही जमने लगते हैं और इस तरह से वो जो शंकु है वो बढ़ने लगता है। अगर विश्व में देखें तो अधिकांश ज्वालामुखी इसी प्रकार के हैं, यानी वो सेंट्रल टाइप इरप्शन का स्वरूप लेते हैं। इस दरार की इस उद्भेदन की एक और विशेषता है कि ये बहुत ही वायलेंट एक्सप्लोजन होता है। यानी अगर आप देखें, कई बार आपने देखा होगा किसी वीडियो में कि धकता हुआ लावा एक ब्लास्ट के साथ, एक विस्फोट के साथ बाहर आता है, उसके साथ ही बहुत तेज़ी के साथ धुआं और राख का गुबार निकलता है। तो ये इस प्रकार के उद्भेदन में ही हमें देखने को मिलता है। जैसे हमने वेसुवियस ज्वालामुखी की बात की, फुजियामा की बात की जो कि जापान में है, वो इस प्रकार के ज्वालामुखी का उद्भेदन है जो कि सेंट्रल टाइप का है। दूसरा जो आप देख सकते हैं कि कैसे इसमें एक कोन के सहारे तेज़ी के साथ जो लावा है वो बाहर आ रहा है, ये केंद्रीय उद्भेदन का एक उदाहरण है। दूसरा जो प्रकार है वो है दरारी उद्भेदन का, यानी किसी दरार के सहारे एक बड़े क्षेत्र में जब लावा निकल रहा होता है वो दरारी उद्भेदन कहलाता है। इसमें अक्सर ऐसा होता है कि कई बार पृथ्वी के किसी क्षेत्र में, जैसे मैंने कहा कि सामान्यतः वो क्षेत्र जो कमज़ोर होते हैं वहाँ पर जब पृथ्वी के अंदर की ओर से दबाव पड़ता है तो दरारों का निर्माण हो जाता है। या कई बार ऐसा होता है कि जो प्लेट्स हैं या जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके सहारे पर भी हमें इस प्रकार के उद्भेदन देखने को मिलता है। इस उद्भेदन की एक और विशेषता है, क्योंकि एक बड़े क्षेत्र में ये उद्भेदन हो रहा होता है तो जो लावा है वो धीरे धीरे बहता है और एक बड़े क्षेत्र में फैलता है। जब वो बड़े क्षेत्र में फैलता है तो वो या तो लावा प्लेटू का निर्माण करता है या लावा शील्ड्स का निर्माण करता है। अक्सर ऐसा होता है कि इस उद्भेदन के द्वारा किसी शंकु का निर्माण नहीं होता, बल्कि एक कम ऊंचाई वाले एक गुंबद जैसी संरचना का निर्माण होता है, जिसका जो आधार है वो बड़ा होता है और उसका ढाल भी मंद होता है, यानी एक बड़े क्षेत्र में हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है। शिक्षार्थियों, आपने अगर भारत का मानचित्र देखा हो तो उसमें आप दक्कन ट्रैप का विस्तार पाएंगे, कैसे भारत के मध्य भाग में एक बड़े क्षेत्र में दक्कन प्लेटू का विस्तार है। वो वास्तव में
इस दरारी उद्भेदन से निकले ज्वालामुखी का जो लावा था उसके जमने से निर्मित हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो दरारी उद्भेदन है वो एक बड़े क्षेत्र में होता है और एक बड़े क्षेत्र में वो ज्वालामुखी को यानी लावा को एक बड़े क्षेत्र में जमाता है। ये आप देख सकते हैं इस चित्र में कि कैसे यहाँ पर धीरे धीरे लावा का प्रवाह हो रहा है और एक बड़े क्षेत्र में है, यानी अलग अलग धाराएं हैं और बड़े क्षेत्र में विस्तार है और यहाँ पर आप किसी कोण संरचना का आप यहाँ पर अस्तित्व नहीं पाएंगे। तीसरा जो प्रकार है ज्वालामुखी का वो लावा की तरलता के आधार पर है, क्योंकि जब भी जो पृथ्वी के अंदर जब मैग्मा का निर्माण हुआ, तरल यानी तरल चट्टान का निर्माण हुआ, वो वहाँ पर उपलब्ध चट्टानों के पिघलने से हुआ और उन चट्टानों की जो खनिज संरचना थी वो अलग अलग प्रकार की थी। तो वही जो मैग्मा है वो अपने पिघले हुए चट्टानों की संरचना के आधार पर दो प्रकार से निर्मित होता है। पहला तो जिसको हम बोलते हैं वोल्केनोज ऑफ बेसिक लावा यानी क्षारीय लावा, और दूसरा है एसिडिक लावा यानी अम्लीय लावा। ये दो प्रकार है लावा की तरलता के आधार पर। अगर हम बेसिक लावा को देखें यानी क्षारीय लावा को देखें तो वहाँ हम पाते हैं कि ये इसमें मिनरल यानी खनिज पदार्थों की अधिकता होती है, यानी जो धात्विक खनिज है उनकी अधिकता होती है। साथ ही ये कम तापमान पर पिघलता है, अपेक्षाकृत कम तापमान पर पिघलता है। साथ ही ये चूँकि तरल होता है तो इसका बड़ी तेज़ी के साथ विस्तार अपने आसपास के क्षेत्रों में होता है और ये कम ऊंचाई पर विस्तृत होता है, यानी जब ये तेज़ी से फैलता है और धीरे धीरे ये ठंडा होता है तो इस वजह से एक बड़े क्षेत्र में हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है और साथ ही इसमें किसी बड़े शंकु का निर्माण नहीं होता। एक बड़े क्षेत्र में विस्तृत होने की वजह से एक कम ढाल वाले हम इसमें शेल्स और लावा डोम्स देखते हैं। अगर आप देखें तो हवाईयन आइलैंड में या पैसिफिक ओशन में इस तरह की संरचनाओं का निर्माण हुआ है, जबकि बड़े क्षेत्र में लावा का विस्तार हुआ और वो धीरे धीरे वहाँ पे जमा। दूसरा जो प्रकार है ये आप देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे लावा जम रहा है और एक बड़े क्षेत्र में है। साथ ही जो दूसरा प्रकार है लावा की तरलता के आधार पर वो अम्लीय लावा का है, यानी वो लावा जिसमें सिलिका की अधिकता होती है। इस लावा की विशेषता ये है कि ये अत्यधिक तापमान पर ये पिघलता है, साथ ही बहुत जल्दी ठंडा होता है। इस वजह से जब भी इस प्रकार के लावा का उद्भेदन होता है तो ये अपने आसपास के क्षेत्र में ही ये जम जाता है। तो इस वजह से जब भी इस प्रकार के लावा का उद्भेदन हम देखते हैं तो इसका जो जमाव है वो अपने आसपास के क्षेत्रों में होता है और एक ये तेज ढाल वाले शंकुओं का निर्माण करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे लावा की तरलता के आधार पर दो प्रकार का हम वर्गीकरण पाते हैं। साथ ही इसकी तरलता की अधिकता या कमी की वजह से ही संरचनाओं का भी निर्माण हो रहा होता है, जहाँ एक और तरल लावा में कम ऊंचाई वाले यानी अगर हम कहें जो क्षारीय लावा है उसमें कम ऊंचाई वाले भूरूपों का निर्माण होता है, वहीं अम्लीय लावा में ज़्यादा ऊंचाई वाले भूरूपों का निर्माण होता है। आप देख सकते हैं कि कैसे जो क्षारीय लावा है उसमें जो क्रेटर है तो है लेकिन कम ऊंचाई का शंकु है, जबकि अम्लीय लावा में ज़्यादा ऊंचाई वाले शंकु का निर्माण हुआ है और साथ ही उसका जो ढाल है वो अपेक्षाकृत तीव्र है। अब बात आती है ज्वालामुखी के वर्गीकरण की। ज्वालामुखी अगर हम शिक्षार्थियों देखें तो संपूर्ण विश्व में 500 के आसपास ज्वालामुखी हैं और प्रसिद्ध ज्वालामुखी तो इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन इनका जो विस्तार है यानी इनका जो वितरण है वो हम मुख्यतः 3 पेटियों के सहारे पाते हैं। पहली जो पेटी है उसे हम द सर्कम पैसिफिक बेल्ट कहते हैं, इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है यानी अग्निवलय भी कहते हैं। इसका विस्तार प्रशांत महासागर के किनारे है, यानी प्रशांत महासागर के दोनों ओर जो महाद्वीपीय संरचना है उनके किनारे किनारे हम इस पेटी का विस्तार पाते हैं। दूसरी है मध्यवर्ती पेटी यानी मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट। तीसरी है अफ्रीकन रिफ्ट वैली बेल्ट। तो इस तरह से ये 3 प्रमुख पेटियां हैं जिनके सहारे हम ज्वालामुखियों का विस्तार पाते हैं। शिक्षार्थी आप देख सकते हैं कि कैसे
इस चित्र में कि कैसे महाद्वीपों और महासागरों की जो मिश्रण, यानी जहाँ पर ये दोनों मिल रहे होते हैं, वहाँ पर ही मुख्यतः ज्वालामुखियों का विस्तार पाया गया है। ये मुख्यतः वो क्षेत्र हैं जहाँ पर प्लेट्स आपस में मिल रही हैं, तो इनके सहारे ही हम अधिकतर ज्वालामुखियों का विस्तार पाते हैं। इनकी जो वितरण की विशेषता है, उसके सहारे हम एक चीज़ें देख सकते हैं कि एक तो तटीय भागों में इनका विस्तार है, द्वीपों में इनका विस्तार पाते हैं, साथ ही हम महाद्वीपों के महासागरों और महाद्वीपों के आंतरिक भागों में भी हम इनका विस्तार पाते हैं। सबसे ज़्यादा विस्तार जो है वो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में है, और इसके बाद जो मेडिटेरेनियन रीजन है वहाँ पर हम इसके बाद सबसे ज़्यादा विस्तार पाते हैं, जहाँ पर कि करीब 83 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ज्वालामुखी के बाद बात आती है भूकंप की। ये वो भूगर्भीय घटना है जिससे हम निश्चित परिचित हैं शिक्षार्थियों, क्योंकि मैं इसलिए निश्चित वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि हम भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में भूकंप की घटनाओं को हम पाते हैं। भूकंप क्या है? अगर हम कहें कि धरातल के क्षेत्र में होने वाले कंपन को हम भूकंप कहते हैं, यानी भूगर्भीय घटनाओं की वजह से जब भी धरातल किसी प्रकार का कंपन होता है वो भूकंप कहलाता है। ये इसकी तीव्रता कम ज़्यादा हो सकती है, हो सकता है वो बहुत धीमा हो, हम उसे महसूस ही ना कर पाएँ, या हो सकता है वो बहुत ज़्यादा तीव्र हो, जिसकी वजह से कई बार बिल्डिंग्स हैं, पुल हैं, वो तक धराशायी हो जाते हैं। तो इस तरह से हम भूकंप को अलग अलग तीव्रता में पाते हैं। साथ ही ये एक ताकत है जिसे हम वेव के रूप में देखते हैं, यानी इसमें ट्रांसमिशन होता है, यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर ये जो ताकत होती है वो आगे बढ़ती है और ये धरातल पर महसूस की जाती है। जैसे हमने बात की कि इसकी तीव्रता में अंतर होता है, तो तीव्रता के अंतर को हम मापने के लिए एक यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसे कि हम सीस्मोग्राफ कहते हैं। सीस्मोग्राफ एक यंत्र है जिसमें एक ऐसा इंक और एक उसमें जुड़ा होता है जो कि एक पेपर पर इस तीव्रता को अंकित करता है। तो इस तरह से हम भूकंप को अलग अलग क्षेत्रों में पाते हैं और साथ ही ये पूरे दिन ये घटनाएं घटित होती हैं। तो इस तरह से हम भूकंप की घटनाओं को पाते हैं। साथ ही शिक्षार्थियों, इसमें अगर हम दो प्रमुख बातों की बात करें वो है एपिसेंटर और फोकस की, यानी जब भी भूकंप घटित होता है तो धरातल के नीचे लगभग 40 किलोमीटर की गहराई पर इसका केंद्र होता है जिसे हम फोकस बोलते हैं। साथ ही यहाँ से तरंगें शुरू होती हैं और जब वो धरातल पर आती हैं, यानी फोकस के सीधे ऊपर जो धरातल पर क्षेत्र होता है उसे हम एपिसेंटर बोलते हैं। उसके बाद ये जो तरंगें हैं वो संपूर्ण पृथ्वी पर चलती हैं। तो एपिसेंटर पर हमें सबसे ज़्यादा तीव्रता महसूस होती है और इसके बाद जैसे जैसे हम बाहर की ओर जाते हैं ये तीव्रता कम होती जाती है। इसका प्रभाव आपने निश्चित बहुत सारी खबरों में देखा होगा कि कैसे इस वजह से बिल्डिंग धराशायी हो जाती हैं, भूरूपों में भी परिवर्तन आता है। और इसके अलावा अगर हम इसके वितरण की बात करें तो इसका वितरण भी लगभग ज्वालामुखी पेटियों के सहारे ही कई बार देखने को मिलता है। तो शिक्षार्थियों, आज की इस कार्यक्रम में हमने आंतरिक बलों की बात की, उसके अलावा हमने बहुत सारे उनसे बनने वाले भूरूपों की बात की, फॉल्ट की बात की और ज्वालामुखी और भूकंपों के हमने कारण और उसके वितरण की बात की। मैं आशा करता हूँ कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिली होंगी। ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के साथ हम आपसे जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद।